हमारा जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट का ये चैप्टर 2 है। इसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। हम इसमें सीखेंगे पार्टनरशिप कैसे होती है। चलिए, पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स के अंदर बच्चों पार्टनरशिप दो तरह की होती है। एक पार्टनरशिप ऑरल होती है और दूसरी रिटर्न होती है। एक पार्टनरशिप ऑरल होती है और दूसरी रिटर्न होती है। तो जो पार्टनरशिप ऑरल का मतलब है मुंह जबानी और रिटर्न का मतलब है लिखित के अंदर। जब पार्टनरशिप रिटर्न होती है तो एक दस्तावेज बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप रिटर्न होती है, लिखित में होती है, तो एक स्टैम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये स्टैम्प पेपर पर बनती है। स्टैम्प पेपर आपने देखा होगा, गांधी जी की फोटो बनी होती है। पुराने ज़माने में स्टैम्प पेपर ऐसा आता था जिसमें गांधी जी की फोटो बनी होती थी। अब जो आते हैं ई स्टैम्प आते हैं जिसमें गांधी जी की फोटो नहीं बनी हुई होती। तो ये पार्टनरशिप डीड है हमारी। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि पार्टनर्स ने जब एग्रीमेंट करा था तो उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा था। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से मान लीजिए अपने आपसी वो लिख रखे हैं कि हम क्या क्या किस तरह से बांटेंगे। जैसे कि उन्होंने लिख रखा है कि वो प्रॉफिट बांटेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, कि ए लेगा 90% प्रॉफिट, बी लेगा 9% प्रॉफिट और सी लेगा 1% प्रॉफिट। इन्होंने ऐसा तय कर लिया कि हम इस तरह से प्रॉफिट बांटेंगे। फिर कहने लगे जी कैपिटल कौन कौन लगाएगा। ए कहने लगा मैं लगाऊंगा 100 रुपये, बी लगाएगा 1000 रुपये और सी लगाएगा 10 लाख रुपए। इन्होंने ऐसा तय कर लिया। फिर उन्होंने कहा जी वर्क काम कौन कौन करेगा। ए बोला अपने पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो काम करूंगा नहीं। बी कहने लगा थोड़ा बहुत काम कर लूंगा। सारा काम सी करेगा। कहने लगे इनको सैलरी कैसे कैसे मिलेगी। एक कहने लगा मैं सैलरी लूंगा 1 लाख रुपए महीना। बी को सैलरी देंगे 10,000 रुपये महीना। सी को सैलरी देंगे 10 रुपये महीना। आपको ऐसा लग रहा होगा यार सी के साथ तो ज्यादती हो रही है। इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया और उसके अंदर ये सारी बातें इन्होंने कोट करी, ये सारी बातें उसमें इन्होंने लिखी। कहने लगे प्रॉफिट ए लेगा 90%, बी लेगा 9%, सी लेगा 1%। कैपिटल ए लगाएगा 100 रुपये, बी लगाएगा 1000 रुपये, सी लगाएगा 10 लाख रुपए। वर्क ए कह रहा मैं तो करूंगा ही नहीं काम, टाइम ही नहीं है अपने पास। बी कह रहा थोड़ा बहुत काम कर लूंगा, सी कह रहा सारा काम सी करेगा। सैलरी ए कह रहा मैं लूंगा 1 लाख रुपए महीना, बी को देंगे 10,000 रुपये महीना, सी को देंगे 10 रुपये महीना। आपको लग रहा होगा यहाँ पर सी के साथ ज्यादती हो रही है। फिर क्या करा, इन तीनों ने साइन कर दिए। ए ने भी अपना साइन कर दिए,
बी ने भी अपने साइन कर दिए और सी ने भी अपने साइन कर दिए और ये पार्टनरशिप डीड बन गई। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट होता है जिस तरह से स्टैम्प पेपर पर कोर्ट के अंदर जाकर बनता है, जिससे आपकी इस पर मोहर लगती है। मान लो बाद में क्या हुआ कि बाद में भैया प्रॉफिट हो गया ज्यादा, बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के तहत ए बोला कि भाई बात ऐसी हुई थी कि ए लेगा 90%, बी लेगा 9% और सी लेगा भैया 1%। तो उसके तहत ए को मिलने चाहिए 90 लाख रुपए, बी को मिलने चाहिए 9 लाख रुपए और सी को मिलने चाहिए 1 लाख रुपए। यहां पर सी भी रख गया, सी गुस्सा हो गया। सी कहने लगा यार मुझे क्या सी समझ रखा है, प्रॉफिट जो है 1 करोड़ का हुआ है, मैं पहले तुमने मेज पे जुल्म सितम करे, मैं कुछ नहीं बोला, कैपिटल मैंने ज्यादा लगाया 10 लाख रुपए, काम मैंने ज्यादा करा, सैलरी मैंने नहीं उठाई, अब प्रॉफिट भैया हो गया है कितना 1 करोड़, तो मुझे खाली 1 लाख रुपए देना चाह रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट तुम लेना चाह रहे हो, भाई कम से कम प्रॉफिट बराबर तो दो मुझे, अगर ज्यादा नहीं दे रहे तो। इनके बीच में आपसी लड़ाई हो गई और मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया। मामला पहुंच गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट में ए बोला जज साहब हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड है और जो जो डीड में लिखा हुआ है 90% प्रॉफिट में 90% प्रॉफिट लूंगा। सी बोला जज साहब इन्होंने मुझ पर जुल्म करा है और मैं 1% नहीं लूंगा, मुझे बराबर प्रॉफिट दिलवाओ। अब आप बताइए जज साहब किसकी मानेंगे? जज साहब ए की मानेंगे, बी की मानेंगे या सी की मानेंगे? जज साहब ना ए की मानेंगे, ना बी की मानेंगे, ना सी की मानेंगे। जज साहब कहेंगे कि जो डीड में लिखा हुआ है वो फॉलो करा जाएगा क्योंकि इस पर तीनों के साइन है। जज साहब सी से बोलेंगे सी तुम्हें तब नहीं दिख रहा था जब ये तुम डीड पर साइन कर रहे थे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड पर आपके साइन हैं, इसलिए अब वो सभी बातें लागू होंगी जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं। अब आपको प्रॉफिट 1% ही मिलेगा क्योंकि आप साइन कर रहे थे, उस टाइम सोचना चाहिए था ना, आपने एग्रीमेंट करा था क्योंकि आपका एग्रीमेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न है तो रिटर्न के केस के अंदर एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, एग्रीमेंट बनाया जाता है और वो सभी बातें लागू होती हैं जो उस एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं, चाहे उसमें फिर कुछ भी लिखा हुआ हो। और अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने ये सभी बातें तय करी थी बट उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा था, उन्होंने ये एग्रीमेंट ऑरल करा था, तो ऐसी केस में उनकी पार्टनरशिप ऑरल कहलाएगी। ऐसे केस में उनकी पार्टनरशिप ऑरल कहलाएगी। जब पार्टनरशिप ऑरल होती है, ऑरल का मतलब है कि उन्होंने सभी बातें तय करी हैं बट वो सारी मुंह ज़बानी तय करी है, उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई। ऐसी पार्टनरशिप भी लीगल है, वैध है, मान्य है। लेकिन मान लीजिए उन्होंने ये सभी बातें तय करी बट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑरली तय करा उन्होंने, ए ने कहा 90% लूंगा और सी को देंगे 1%, बी को देंगे 9%, बट उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और बाद में फिर कोई डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, तो कोर्ट के अंदर जज साहब क्या कहेंगे? जज साहब ए का पक्ष लेंगे, बी का पक्ष लेंगे। ए कह रहा 90% दे दो और सी कह रहा नहीं मैं तो नहीं लूंगा 1%, मैं तो 1 को लूंगा। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स ने ऑरल पार्टनरशिप कर रखी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जज साहब किसकी मानेंगे? जज साहब ए की मानेंगे, बी की मानेंगे या सी की मानेंगे? जज साहब कहेंगे ना तो मैं ए की मानूंगा, ना मैं बी की मानूंगा, ना मैं सी की मानूंगा, मैं तो मेरी कानून की किताबों में जो लिखा हुआ है
मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी मानूंगा। और भाई उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। तो जो पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप ऑरल होती है, तो एक है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको बनाया गया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन लिखे हुए हैं। जैसा आप कहेंगे अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तो वो सभी बातें लागू होंगी जो डीड में लिखी हुई हैं। लेकिन यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप ऑरल है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बातें लागू होंगी। और भैया ये पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, चलिए समझते हैं पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। पार्टनरशिप एक्ट पहली बात कहता है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड following provisions shall apply। in the absence of partnership deed following provision shall apply। क्या क्या प्रोविजन लागू होंगे। पहला प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, किसी भी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो, किसी भी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। सैलरी टू एनी पार्टनर, नो, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसको 6% की दर से ब्याज मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। यानी आपने कितने भी पैसे मिलाए हों, किसने एक पार्टनर ने ज्यादा पैसे मिलाए हैं, दूसरे ने कम पैसे मिलाए हैं, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर बराबर होगा। तो हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन, जिसमें वो कहता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अभाव में फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई, क्या क्या प्रोविजन लागू होंगे। यानी अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो जो बातें डीड में लिखी हुई हैं वो बातें लागू होंगी। और अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया फिर पार्टनरशिप पे दिए गए प्रोविजंस लागू होंगे। बच्चे का मैसेज आया है, सर आज क्लास हो गई क्या, हो रही है, ज्वाइन दी क्लास। और जो बच्चे आज की क्लास में एब्सेंट हैं, प्लीज आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको पर्सनली मैसेज करके बोलना कि वो क्लास को अगली क्लास में ज्वाइन करें, क्योंकि मैं 2 क्लास बाद इस क्लास को लॉक कर दूंगा। फिर ना तो कोई नया बच्चा इसके अंदर आ पाएगा और ना कोई जा पाएगा। देखते हैं जी, फिलहाल हम करंटली कितने लोग हैं, हम 22 लोग हैं, एक बच्चा जा चुका है, कोई बात नहीं। तो हो आप सभी के समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना बेटा, कुछ नहीं, बस मुंडी हिला दो, जिसके आ रहा है मुंडी हिला के दिखा दो, मुंडी हिला दो करके, आ रहा है तो आ रहा है बेटा। कुछ बच्चे तो आराम से बैठे हुए देख रहे हैं घर में, ये घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बेटा, चलो मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में आपको। हाँ जी, तो आ जाइए।
तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या नियम लागू होंगे? पहला नियम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा नियम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी साझेदार को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस पार्टनर को देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर बिजनेस को देता है। तो किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। अच्छा, सैलरी टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पर 6% की दर से ब्याज मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बढ़ेगा। यहां पर सी के मजे आ सकते हैं। तो अगर आपको ये 5 पॉइंट मुंह ज़बानी याद करने हैं बेटा, एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई। तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे? पहला किसी भी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा पहला किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है, उस लोन पर उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और 5वां, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा। ये 5 पॉइंट आपको मुंह ज़बानी याद करने हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। मैं 2 मिनट के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कहाँ गया भैया? बेटा सबको समझ में आ रहा है? तो दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर, नो। ठीक है बेटा, अब वॉइस मेरी क्लियर, आपको आप सबको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। राजू स्टाइल में चल रहा मुझे आवाज में मेरे पापा को तो म्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट कर माइक का निशान होता है उसको दबाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जी देखो जी, एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। ऐसी ड्राइंग्स आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, मैंने आपको 11th क्लास के अंदर भी पढ़ाई होगी। यह है हमारा बिजनेस और यह है बिजनेसमैन। बिजनेस क्या करता है? बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया होता है कैपिटल, तो इसके बदले में इसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये करता है फर्म में से ड्राइंग्स। तो ये फर्म को पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसा डायग्राम हमने ये होता है कैपिटल
बिजनेस में हम जो जितने भी अकाउंट्स लिख रहे हैं सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाते। तो बिजनेस में लगाया है कैपिटल, तो उस पर मिलेगा बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेसमैन करता है बिजनेस में से ड्राइंग्स, तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जी, आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा उस एग्जांपल को समझिए। तीन पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। एक फर्म में तीन पार्टनर हैं। ए जो है ड्राइंग करता है, ए करता है ड्राइंग्स 2000 पर मंथ। बी भी करता है ड्राइंग्स 2000 पर मंथ। और सी भी करता है ड्राइंग्स 2000 पर मंथ। तो अगर ए ड्राइंग करता है 2000 पर मंथ तो साल में कितने निकाल लेगा ये? 24,000। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी भी 2000 पर मंथ ड्राइंग करता है तो साल में निकाल लेगा कितना? 24,000। और सी भी ड्राइंग करता है 2000 पर मंथ, तो ये भी साल के अंदर निकाल लेगा 24,000। ये तीनों 24,000 की ड्राइंग्स करेंगे। बट ए जो ड्राइंग करता है तो एक खास तरीके से ड्राइंग करता है। ए करता है इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए निकालता है पैसा हर महीने के शुरू में। बी जो ड्राइंग करता है ये करता है एक खास तरीके से इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये हर महीने के मिडल में ड्राइंग करता है। और सी जो ड्राइंग करता है ये करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तीनों ड्राइंग करते हैं, बट ये तीनों ड्राइंग अलग अलग पैटर्न से करते हैं। ए 2000 पर मंथ ड्राइंग करता है, बट वो करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। बी ड्राइंग करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। और सी ड्राइंग करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी ए ड्राइंग करता है, मान लो हमारा साल अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को।
ये ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को 2000 निकाले, 1 मई को 2000 निकाले, 1 जून को 2000 निकाले। हर महीने के शुरू में करता है ना। और ऐसे करते करते अगले साल के 1 मार्च को 2000 इसने निकाले। तो इसकी कुल ड्राइंग्स हो गई साल भर की 24,000 रुपए। बी जो ड्राइंग करता है वो ड्राइंग करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इसका अलग पैटर्न है, हर महीने के बीच में निकालता है पैसा। यानी पहले इसने निकाले 15 अप्रैल को 2000 रुपए निकाले, फिर 15 मई को 2000 निकाले, फिर 15 जून को 2000 निकाले। और ऐसे करते करते लास्ट में इसने अगले साल मार्च 31 को 2000 रुपए निकाले। इसने भी साल भर में कुल ड्राइंग्स 24,000 रुपए की करी। सर 15 मार्च को 31 को नहीं, 31 को नहीं, हर महीने के मिडल में निकालता। सॉरी, थैंक यू। मार्च 15 को। वेरी गुड बेटा। ऐसे ही कहीं आप देखें तो अपने आप को म्यूट करके मुझे करेक्ट कर दें। जो सी है हमारा वो ड्राइंग्स 2000 पर मंथ करता है, बट वो करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में करता है ड्राइंग्स। तो ये सबसे पहले 30 अप्रैल, 30 होता है 31 होता है अप्रैल, 30 होता है। 30 अप्रैल को इसने 2000 रुपए निकाले। फिर 31 जून को इसने 2000 रुपए निकाले। नहीं जून कहाँ से आ गया? अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद 31 मई को सर 30 का होगा ना। हाँ, फिर 30 जून को इसने 2000 रुपए निकाले। और ऐसे करते करते इसने मार्च 31 को भी 2000 रुपए इसने निकाले। इसने भी कुल ड्राइंग्स 24,000 की करी। आप देख रहे हो इन तीनों ने ड्राइंग्स करी है 24,000 रुपए महीना की, 24,000 रुपए साल की। इन्हें 2000 पर मंथ निकाली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो साल 24,000 निकाल लिए। बी ने ड्राइंग निकाली 2000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, उसने भी साल भर में 24,000 रुपए निकाल लिए। और सी ने 2000 पर मंथ निकाले एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसने भी साल भर में 24,000 रुपए निकाल लिए। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगता है वो लगता है 10% पर एनम। मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन, बेटा म्यूट करो अपने आप को, ड्राइंग लगता है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम लगता है। तो बिजनेस आया ए के पास। ए तुमने निकाले हैं 24,000 रुपए, तुम्हें इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाओ 24,000 पर जल्दी से 10% के हिसाब से 2400 रुपए दो। बी तुमने निकाले हैं 24,000 रुपए, तुम्हें इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाओ इस पर 10% के हिसाब से 2400 रुपए दो। सी तुमने निकाले हैं 24,000 रुपए, तुम्हें इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाओ 24,000 पर 10% दो, 2400 रुपए। तो ए बोला, ए बड़ा चालाक था। ए बोला कि भैया, एक तो आवाज मेरी बात नहीं आ रही है, तो जरा मैं आपको दोबारा सबको म्यूट कर देता हूं। एक तो तुम अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके भूल जाते हो। म्यूट ऑल। हाँ जी। तो भैया ए बड़ा चालाक था। ए बोला कि भैया रेट जो है वो 10% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है कि अगर हम ड्राइंग्स कर कर अपने पास 1 साल तक पैसे रखेंगे पर एनम,
तब हमें 10% देना पड़ेगा। तो हमने ये सारा पैसा पूरे साल थोड़ी रखा है अपने पास, तो हमने कहा भी पूरे साल नहीं रखा, तो कैसे रखा है जरा समझाओ। तो ए बोला, देखो ये क्या बोला, एक मिनट रुको, ए बोला जी सुनो, मैंने हर महीने 2000 रुपए निकाले, जो मैंने 1 अप्रैल को 2000 रुपए निकाले, उस 2000 वो मेरे पास 31 मार्च तक सिर्फ कितने महीने चले, 12 महीने चले। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। तो कह रहा है इस 2000 पर तो मैं आपको जो ब्याज दूंगा, इस 2000 पर मैं 10% तो दूंगा, 12 महीने का 12/12, और 12/12 करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ आएगा। जो मैंने अगली किस्त निकाली 1 मई को 31 मार्च तक, वो तो मेरे पास खाली 11 महीने रही, इस पर मैं पूरे साल का ब्याज थोड़ी दूंगा, इस पर तो मैं 10% दूंगा, सिर्फ 11 महीने का 11/12। अगली किस्त मैंने 1 जून को निकाली, 31 मार्च तक खाली 10 महीने होते हैं, इस पर मैं 10% ब्याज दूंगा, 10 महीने का 10/12। और ऐसे करते करते मैंने अंतिम किस्त जो निकाली वो 1 मार्च को निकाली। 1 मार्च से 31 मार्च तक खाली 1 महीना होता है, इस पर मैं 10% ब्याज तो दूंगा, बट 1 महीने का। तो मेरा जो ब्याज है वो ब्याज 2400 ना बैठकर कुछ कम बैठेगा, कम। और वो कितना बैठेगा मुझे पहले से पता है, 1300 रुपये बैठेगा। मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे फोन के अंदर है। कुछ कम बैठेगा, 1300 बैठेगा। 24,000 में 10% सीधा सीधा 2400 नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने सारे पैसे एक साथ नहीं निकाले हैं, साल के बीच में निकाले हैं, तो मेरा ब्याज कुछ कम बैठेगा। तो फिर बी बोला, ये सुन के बी को भी जोश आ गया और बी भी चालाक बन गया। बी कहने लगा जी मैं निकालता हूं हर महीने 1 अप्रैल को पैसे, सॉरी हर महीने 15 अप्रैल को निकालता हूं पैसे। तो क्योंकि मैं हर महीने 15 अप्रैल को निकालता हूं पैसे, सारे इकट्ठे तो निकाले नहीं मैंने 24,000, जो मैं 2400 रुपए का ब्याज दूं। जो मैंने 15 अप्रैल को निकाले पैसे 2000, वो 31 मार्च तक 11.5 महीने चले, तो इस पर मैं 10% ब्याज दूंगा 11.5 महीने का 11.5 कर कर। कह रहा अगली किस्त निकाली मैंने 15 अप्रैल मई को, वो मेरे पास 10.5 महीने चली, इस पर मैं 10.5 महीने का ब्याज दूंगा। अगली किस्त निकाली मैंने 15 जून को, वो मेरे पास 9.5 महीने चली, और ऐसे करते करते अंतिम किस्त निकाली मैंने 15 मार्च को, वो मेरे पास आधे महीने चली, उस पर मैं 10% ब्याज तो दूंगा, बट आधे महीने का। तो मेरा ब्याज 24,000 पर 2400 ना बैठकर कुछ कम बैठेगा। कितना कम मैंने पहले से निकाल रखा है, 1200 बैठेगा। देखो कैलकुलेटर है मेरे पास। देखा देखी सी भी चालाक हो गया। सी को तो वैसे हम सी समझते थे, लेकिन सी चालाक हो गया। सी कहने लगा कि जी मैं हर महीने के एंड में निकालता हूं पैसे। मैंने पहली किस्त थी 30 अप्रैल को निकाली, तो अप्रैल के महीने का ब्याज तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहली किस्त 30 अप्रैल को निकाली है, तो 30 अप्रैल वाली किस्त मेरी 11 महीने चली 31 मार्च तक, तो इस पर 10% तो दूंगा मैं, 11 महीने का दूंगा ब्याज। अगली किस्त मैंने 31 मई को निकाली, उस पर मैं 10% दूंगा, 10 महीने का ब्याज। अगली किस्त 30 जून को निकाली, इस पर मैं 10% दूंगा, 9 महीने का ब्याज। तो मेरी और अंतिम किस्त निकाली मार्च 31 को, और कह रहा मार्च 31 को निकाली है और मार्च 31 को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर तो मैं ब्याज ही नहीं दूंगा, ये तो 0 महीने हुए हैं।
मेरा ब्याज 24,000 पर 2400 न बैठकर कुछ कम बैठेगा। कितना कम? 1100 रुपये बैठेगा। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने पहले निकाल लिया। अब तुम्हारे पास तो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा ना। मैंने आपको यहाँ 3 सिनेरियो समझाए। तो यानी कि बिगिनिंग में निकालते हैं तो ब्याज, एंड में, और किस तरह से होता है। तो एक शॉर्टकट भी होता है। एक तो होता है कि आप हर महीने का ब्याज अलग अलग कैलकुलेट करो। एक होता है शॉर्टकट। भैया शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होता है कि जब कोई बंदा बिगिनिंग में निकाले पैसे तो आप 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करो। जब कोई मिडल में निकाले तो आप 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करो। और जब कोई एंड में निकाले पैसे तो आप 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करो। कैसे आया ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया, मैं आपको भी समझाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा इसका। फिलहाल कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन 6.5 से कैसे आती है। ए ने जो है 24,000 रुपये निकाले पूरे साल में, 2,000 पर मंथ करके साल भर में 24,000 हो गए। उस पर 10% निकालेंगे 6.5 महीने का, 6.5/12 आप सॉल्व करेंगे तो 1300 ही बैठेगा। ये ऐसे आया था 1300। जो बी था उसकी कुल ड्राइंग साल भर में 24,000 थी। उस पर 10% निकालेंगे 6 महीने का, 6/12 1200, ऐसे आया था 1200। और जो सी था उसकी कुल ड्राइंग्स थी 24,000 साल भर की। उस पर 10% निकाला था हमने 5.5 महीने का, 5.5/12 ऐसे आया था 1100। तो या तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए वरना शॉर्टकट लगा लीजिए। शॉर्टकट याद कर लीजिए कि जब कोई साल के हर महीने के शुरू में ड्राइंग करे तो उस पर हम 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। जब कोई मिडल में ड्राइंग करे हर महीने के तो उस पर हम 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। और जब कोई एंड में हर महीने के एंड में निकाले पैसे तो उस पर हम 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया। किसी न किसी ने तो इसको कैलकुलेट करा होगा। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं उसके। ये बिगिनिंग वाला केस है, ये मिडल वाला केस है और ये एंड वाला केस है। एक तो है हमारा स्कूल वाला लॉजिक कि स्कूल में हमारे मैडम या हमारे सर हमें लॉजिक कैसे समझाएंगे। स्कूल वाला लॉजिक समझिए कि जो हर महीने के शुरू में निकालता है पैसे वो पहली किस्त कब निकालेगा? 1 अप्रैल को। कितने महीने चलेगी? 12 महीने। और वो अंतिम किस्त कब निकालेगा? 1 मार्च को। कितने महीने चलेगी? 1 महीने। उन दोनों का एवरेज है ये 6.5। मिडल वाला केस समझिए। मिडल वाले केस में जो बंदा हर महीने के मिडल में निकालेगा पैसे वो पहली किस्त कब निकालेगा? 15 अप्रैल को। कितने महीने चली जी? 11.5 महीने। अंतिम किस्त निकालेगा 15 मार्च को। कितने महीने चली जी? आधे महीने। दोनों का एवरेज है ये। और एंड वाला समझिए कि जो हर महीने के एंड में निकालेगा पैसे वो पहली किस्त कब निकालेगा? अप्रैल 30 को। कितने महीने चली? 11 महीने। दूसरी किस्त कब निकालेगा? 31 मार्च को। 0 महीने। दोनों का एवरेज है 5.5। एक लॉजिक तो ये है जो हमारे ज्यादातर स्कूलों के अंदर समझाया जाता है। और एक दूसरा और आसान लॉजिक है रेक्टिफिकेशन वाला।
रेक्टिफिकेशन वाला लॉजिक ये है कि 12 महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का मिडल कितना होता है जी? 12 का मिडल होता है 6, तो भैया मिडल में है 6, आधा महीना जोड़ दो, आधा महीना घटा दो। ये रेक्टिफिकेशन वाला लॉजिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो 12 का आधा होता है 6, आधा महीना जोड़ दो, आधा महीना घटा दो। आधा महीना जोड़ दिया 6.5 आ गया, आधा महीना घटा दिया। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया। अब आपको कॉपी क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आप अभी कॉपी करें, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप बाद में रिकॉर्डिंग में से देख देख कर भी कॉपी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझाया। अब आपको कॉपी क्या करना है। घर से करना है कॉपी। हेडिंग डालते हैं पहले हम। हेडिंग है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला पॉइंट, whenever date of drawing is not given, then take it as 6 months। जब भी आपको ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी हो तो आप 6 महीने लेंगे। यानी अगर आपको ये साल के शुरू में ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को तो 12 महीने का ब्याज लगेगा, मिडिल में करिए तो 6 महीने का लगेगा, और अगर एंड में करिए 1 मार्च को तो 1 महीने का लगेगा। लेकिन अगर आपको ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो आप 6 मंथ लेंगे एवरेज बेसिस पर। ये ध्यान कर लीजिए पहली बात। दूसरी बात, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। एस नंबर, मंथली ड्राइंग्स, ये लिख रहे हैं हम when drawings are made in the beginning of every month, और ड्राइंग्स करी गई हैं फुल ईयर, तो हम 6.5 महीने के ब्याज निकालेंगे। नंबर 2, when drawings are made in the middle of every month, जब ड्राइंग हर महीने के बीच में करी गई है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा है when drawings are made at the end of every month, तो हम 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे।
ये तो अपने मैंने ऊपर बताया ही आपको कि फुल ईयर में, साल भर में कितने महीने होते हैं भैया? 12 होते हैं। 12 का मिडल कर दो 6, आधा महीना जोड़ दो 6.5, आधा महीना घटा दो 5.5। लेकिन अब आती है नेक्स्ट बात। अगली बात है कि अगर ड्राइंग्स करी गई हैं सिर्फ 6 मंथ्स, अप्रैल से सितंबर तक तो कोई ड्राइंग नहीं करी आपने, अक्टूबर से ड्राइंग करना शुरू करा, अक्टूबर से 31 मार्च तक आपने ड्राइंग करी, तो आपने ड्राइंग इस तरह से खाली 6 महीने करी। तो ये निकालना भी बड़ा आसान है। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो मिडल में तो ले लो 3 मंथ्स, आधा महीना जोड़ दो 3.5 मंथ्स, आधा महीना घटा दो 2.5 मंथ्स। ड्राइंग्स अगर 9 मंथ्स करी गई हैं तो बताइए क्या होगा? 9 का आधा कितना होता है? 4.5। तो मिडल में ले लो 4.5, आधा महीना जोड़ दो, बिगिनिंग में ले लो 5, आधा महीना घटा दो, एंड में ले दो 4। देखना पड़ेगा कि ड्राइंग कितने महीने करी गई हैं, उसके हिसाब से टेबल अप्लाई करेंगे हम। तो अगर ड्राइंग साल के शुरू में करी गई है पूरे साल तो 6.5 महीने, मिडल में करी गई है तो 6 महीने, एंड में करी गई है तो 5.5। बट ड्राइंग ही 6 महीने करी गई है, और वो 6 महीने भी हर महीने के मिडल में करी गई है तो 3.5। 6 महीने करी गई है बट हर महीने के बिगनिंग में करी गई है तो 3.5, मिडल में करी गई है तो 3, एंड में करी गई है तो 2.5। और ड्राइंग अगर सिर्फ 9 मंथ्स करी गई है तो 9 का आधा होता है 4.5। तो अगर 9 मंथ्स करी गई है और हर महीने के शुरू में करी गई है तो 5 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट। अगर 9 मंथ्स करी गई है हर महीने के मिडल में करी गई है तो 4.5 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट। अगर 9 मंथ्स करी गई है और हर महीने के एंड में करी गई है तो 4 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट। एक तो आपने ये सीखा। हाँ जी, फिर है आपका नंबर 3। हमारी क्लास 8 बजे तक होगी आज। टाइम क्या हो रहा है? अभी है हमारे पास आधा घंटा बेटा, ठीक है? आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? No, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पर। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स होता है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। क्वार्टर का मतलब ऐसे 1/4 होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का 1/4 3 होता है, तो इसका मतलब क्वार्टरली 3 मंथ्स। कोई चीज़ अगर हम क्वार्टरली पे करते हैं तो 3 महीने के हिसाब से पे करते हैं। जैसे आप अपनी, हो सकता है आप अपनी स्कूल की फीस क्वार्टरली पे करते हो, तो क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने बाद आप स्कूल की फीस पे करते हो। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स अगर करी गई है, हर 3 महीने बाद करी गई है ड्राइंग्स, तो एक साल में बताओ कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा होता है जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं। अगर ड्राइंग हर महीने के, हर क्वार्टर के शुरू में करी गई है तो 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को करी जाएगी। बट अगर ड्राइंग हर क्वार्टर के मिडल में करी गई है तो 15 मई को, 15 अगस्त को,
15 नवंबर को और 15 फरवरी को करी जाएगी। और अगर ड्राइंग हर क्वार्टर के एंड में करी गई है तो जून 30 को, सितंबर 30 को, दिसंबर 31 को और मार्च 31 को करी जाएगी। तो क्वार्टरली ड्राइंग इस तरह से होती है। अब क्वार्टरली ड्राइंग में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हम एक टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पर ना हम स्केल भी ले सकते हैं। ये मेरा स्केल आ गया, दिख रहा है आपको स्केल मेरा? आपके पास भी स्केल है, मेरे पास भी स्केल है। देखो बेटा, पहला पॉइंट, if drawings are made in the beginning of each quarter और फुल ईयर करी गई है तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट, इफ ड्राइंग्स आर मेड in the middle of each quarter। और तीसरा केस है, if drawings are made at the end of each quarter। बेटा अगर मिडिल में करी गई है, देखो बड़ा आसान है, फुल ईयर करी गई है, चारों क्वार्टर में करी गई है ड्राइंग्स। फुल साल में होते हैं 12 महीने, 12 का मिडिल कितना होता है सर? 12 का मिडिल होता है 6 होता है ना, तो बीच में लेंगे 6 मंथ। मंथली ड्राइंग में आप क्या कर रहे थे? मंथली ड्राइंग्स में यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली, वहां थी मंथली ड्राइंग्स, यहां पढ़ रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो बीच में लेंगे 6 मंथ। मंथली ड्राइंग में आप आधा महीना जोड़ रहे थे, आधा महीना घटा रहे थे, बट क्वार्टरली ड्राइंग में आप आधा क्वार्टर जोड़ेंगे, आधा क्वार्टर घटाएंगे। एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो आधे क्वार्टर में हो गया 1.5 महीना। जैसे पहले आप आधा महीना जोड़ रहे थे, आधा महीना घटा रहे थे, इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग्स आप यहां पर क्वार्टरली ड्राइंग्स में आधा क्वार्टर जोड़ेंगे, आधा क्वार्टर घटाएंगे, 1.5 महीना जोड़ेंगे, 1.5 महीना घटाएंगे। तो 6 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे
तो यहाँ 7.5 महीने और 6 में 1.5 घटाएंगे तो यहाँ 4.5 महीने आएंगे। समझ आया बेटा? तो यानी कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग करी जाती है पूरे साल तो टोटल ड्राइंग पर 7.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। अगर क्वार्टरली ड्राइंग करी जाती है पूरे साल बट मिडल में करी जाती है तो 6 महीने का और एंड में करी जाती है तो 4.5 महीने का। लेकिन यदि ड्राइंग फुल ईयर ना करके खाली 6 मंथ करी जाए, 6 मंथ का मतलब है खाली 6 महीने तक ड्राइंग करी, यानी 2 क्वार्टर में ड्राइंग करी, तो 6 का आधा होता है 3, 1.5 महीना जोड़ दो, 1.5 महीना घटा दो, ठीक है। और अगर ड्राइंग्स 9 मंथ्स करी गई है तो भैया 9 का आधा होता है 4.5, 1.5 महीना जोड़ दो 6, 1.5 महीना घटा दो 3। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मंथ कैलकुलेट करेंगे, जिसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम इसके करते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। आया बेटा समझ में? आ जाइए। जो मैंने डॉक्यूमेंट खोल रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको समझा रहा हूं जरा। सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग है, ये हम थ्योरी में कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर नहीं कर रहा मैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। ये नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप। फिलहाल हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी हम अलग क्लास में कवर करेंगे। आज का जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिकल के लिए डेडिकेटेड है, तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल्स पर आ रहे हैं। ये हम आ गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। क्या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं? Yes. हाँ बेटा, बस हमारी क्लास 18 मिनट की और बची है, ठीक है। 8 बजे हम क्लास ओवर कर देंगे, 8 बजे तक आप थोड़ा सब्र कर लीजिए बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर गोल्ड एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। इनका जो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मिस्टर गोल्ड का 10% के हिसाब से। इफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 14,400, अगर ड्राइंग 14,400 है तो। बच्चों एक बात बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग की डेट गिवन है? नहीं गिवन, क्योंकि ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। ये बस ये गिवन है कि साल कब एंड हो रहा है, बंदे ने ड्राइंग कब करी है गिवन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप 6 महीने लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होगी तो हम कितने महीने लेंगे? 6 मंथ लेंगे हम। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर होगा, बंदे की है 14,400 की ड्राइंग्स, 10% हमें गिवन है। जब भी ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी हो तो 6 महीने लेते हैं, 6/12। आप कैलकुलेट करेंगे 720 रुपए बैठेगा शायद। ये आपका आंसर आ रहा है 720 रुपए। ये 720 हमारा आंसर मैच हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिल्वर 10% per annum for the year ended 31st December 2011 if he withdrew 1200 per month in the beginning of every month।
बंदा निकालता है 1200 रुपये महीना, बट कब निकालता है वो? हर महीने की शुरू में निकालता है पैसे। तो ऐसी स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर है, बंदा 1200 पर मंथ निकालता है तो साल भर में निकाल लेगा 1200 गुणा 12, उसकी इतनी तो टोटल ड्राइंग बैठेगी पूरे साल की। 10% निकालना है तो 10/100 कर देंगे, और क्योंकि बिगनिंग वाला केस है तो 6.5 महीने की ड्राइंग पर ब्याज निकाला जाएगा 6.5/12। बेटा इसको कैलकुलेट करना जरा। 1200 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6.5/12, 780 रुपये बैठा बेटा। आंसर आया 780 रुपये। यहां और आंसर मैच हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर कोपर 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 इफ यू विड्रॉ 1200 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बेटा थर्ड क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ और आंसर मैच करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कीजिए जल्दी से और मुझे इसका आंसर बताइए। हो गया सर। हो गया बेटा? क्या आंसर आया? सर करेक्ट है 660। वेरी गुड वेरी गुड। क्या सभी बच्चों का, कुछ बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप पर कंप्लीट कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है, क्या सभी को आवाज आ रही है? यस सर। आ रही बेटा? वेरी गुड। हाँ कुछ बच्चे ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने कैसे करा कि बंदा निकालता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन मिस्टर कॉपर 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। वो निकालता है 1200 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड वाला कैसे भाई? तो 1200 पर मंथ निकालता है तो साल भर की ड्राइंग कितनी हो गई, उस पर 10% निकालता है तो 10/100 हो गया। एंड में निकालता है तो 5.5/12। ऐसे करा आपने? यस सर। और ये आंसर आ गया आपका। कितना आंसर है बेटा? 660। 660 आंसर आ गया। देखो ये वाली क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास से बहुत ज्यादा बेटर हैं। इसके अंदर आप ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे क्लास के अंदर पढ़ते थे। रिकॉर्डेड क्लास में तो खाली हमें बैठकर मूवी देखनी होती है, इसके अंदर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं। हाँ जी तो कैलकुलेट चौथा क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर माइका मिका एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 इफ ही विड्रॉ 1200 पर मंथ एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल वाला कैसे आप कर लेंगे, इसको घर से कर लेना चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर 5 पर आ जाइए आप। 5 में कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए एट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इन द फॉलोइंग केसेस। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से दे रहा हूं। 5 का आप क्या करना, अभी जो 5 का 5वां पार्ट है ये मत करना। इसके बाद आपको 6ठा करना है, 7वां करना है, 8वां करना है, नाइन्थ 10th 11th भी करना है,
12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करने हैं आपको। खाली मैंने आपको एक क्वेश्चन मना करा है, एक क्वेश्चन का एक पार्ट मना करा है। मैंने आपको मना करा है भैया कौन सा, मैंने 5 का 5वां पार्ट मना करा है खाली। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। यस सर। और जो जो बच्चे क्लास लेंगे मैं उनको अलग ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। जो जो क्लास लेते जाएंगे उनको मैं अलग ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मेरे पास डेटा है कि कितने बच्चों ने क्लास ली और